देखिए 13E का क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आखिरी प्रश्न यह है, किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। एक महीने में 15 दिनों में नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। जब भी कहा जाता है नदी में घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर वो पानी भर दिया जाए तो उसकी अगर ऊंचाई नापी जाए तो ऊंचाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। जैसे हम कहें कि इस रूम में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इसका मतलब अगर पानी बरसता रहे और यहाँ से कहीं जाए ना, भरता रहे इसी में, तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। तो नदी की घाटी में 15 दिन में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा इस घाटी का क्षेत्रफल इतना है। घाटी का क्षेत्रफल इतना है और दर्शाइए कि कुल वर्षा, ये जो वर्षा हुई है, ये वर्षा लगभग 3 नदियों के पानी के योग के समतुल्य थी। मतलब ये जो वर्षा हुई है घाटी में, इतने क्षेत्रफल में इतने सेंटीमीटर जो वर्षा हुई है, ये पानी, जितना पानी यहाँ इकट्ठा होगा, वो पानी 3 नदियों के, एक नदी की बात नहीं हो रही है, 3 नदियों की बात हो रही है, 3 नदियों के पानी के समतुल्य थी। जबकि उनमें से प्रत्येक नदी की लंबाई इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी और गहराई इतनी थी। यानी ये भी घनाभ का काम करेगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कह लो या गहराई कह लो। तो एक काम हम करेंगे, हमें करना क्या है, हम इस नदी का आयतन निकाल लेंगे। एक नदी का आयतन निकलेगा, लेकिन बात हो रही है उसमें 3 नदियों की, तो उसमें 3 से गुणा कर देंगे। एक नदी का आयतन निकाल लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई से, और उसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 नदियों के पानी का आयतन आ जाएगा। इधर क्षेत्रफल और ऊंचाई की अगर गुणा कर दे तो ये भी आयतन होता है। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे आप LBH पढ़ते हैं ना, LBH आयतन होता है। LB क्या होता है? LB होता है क्षेत्रफल। भाई लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। H क्या होता है? ऊंचाई। तो आयतन का ये फार्मूला ये भी याद रखो कि अगर कहीं क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दी है, तो आयतन का फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन का फार्मूला क्या होता है? और ये यही नहीं है, हर जगह काम करता है। आप ऐसे समझ लो, जैसे बेलन का आयतन तुमने पढ़ा होगा πr²h। बेलन का आयतन क्या पढ़ा है आपने? πr²h। तो ये क्या है? πr² क्या है? बेलन का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल। और ये क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो कुल मिला के आयतन का एक फार्मूला और याद कर लो, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल और पानी की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर, उसकी गुणा कराएंगे तो आयतन आ जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत और है, कुछ चीज़ें किलोमीटर में है, मीटर में है और सेंटीमीटर में है, तो इनको आपको एक यूनिट में करना होगा। तो ऐसा करते हैं, सब कुछ किलोमीटर में कर लो। ये किलोमीटर में 10 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लो, 100 से भाग किया तो मीटर हो गया। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, 100 से भाग कर दिया। फिर एक काम करें, 1000 से और भाग कर दें। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अगर इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर। अब ये जो पानी वर्षा है वो 15 दिन में वर्षा है, ठीक है? तो लिखेंगे 15 दिनों में, 15 दिन में इतना पानी वर्षा है, 10 सेंटीमीटर। 15 दिनों में घाटी में पानी का आयतन, पानी का आयतन क्या फार्मूला होता है? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना था? 7280 और ऊंचाई कितनी है? 10/100 गुणे 1000। और ये जो मात्रक आएगा, ये जो क्षेत्रफल आएगा, ये जो आयतन आएगा, ये किलोमीटर क्यूब में आएगा। उसका फार्मूला होता है ना घन सेंटीमीटर, घन मीटर हम लोग लिखते थे। क्योंकि सब कुछ किलोमीटर में है तो घन किलोमीटर। अब इसे देखिए क्या होगा, ये जीरो यहाँ से कटा तो ये 2 जीरो यहाँ से कट गए, तो ये आया 728/1000 किलोमीटर क्यूब। या ऐसे ही लिख दो, एक काम करो, 3 जीरो काट दो, दशमलव यहाँ लग जाएगा, 0.728 किलोमीटर क्यूब। ये 15 दिन में
15 दिन में जो वर्षा हुई घाटी में, ये उस पानी का आयतन है। 15 दिन में घाटी में जो वर्षा हुई, ये उस पानी का आयतन है। कैसे निकला एक बार फिर समझ लो। घाटी का क्षेत्रफल दिया था और घाटी में जो वर्षा हुई उसकी ऊंचाई दे रखी थी, उसे मीटर में बदला, फिर किलोमीटर में बदला, क्षेत्रफल और ऊंचाई की गुणा करा दी, तो 15 दिन में घाटी में जो पानी हुआ उसका आयतन आ गया। अब इन्होंने क्वेश्चन ये कहा था कि 15 दिन में जो वर्षा घाटी में हुई है उस पानी का आयतन 3 नदियों के पानी के आयतन के बराबर है, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। तो पहले एक नदी का आयतन निकालना है, लेकिन उससे पहले इनको आप कर लीजिए किलोमीटर में। मीटर को किलोमीटर में बदलें तो 1000 से भाग कर दें, किलोमीटर हो जाएगा। और अगर इस मीटर को भी किलोमीटर में बदलें तो 1000 से भाग कर दें, किलोमीटर हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे एक नदी में पानी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई। गहराई या ऊंचाई एक ही बात होती है। तो लंबाई कितनी है 1072 गुणे चौड़ाई कितनी है 75/1000 और गहराई कितनी है 3/1000। अब यहाँ लिखेंगे 3 नदियों में इसी लंबाई, इसी चौड़ाई, इसी गहराई की 3 नदियां हैं। 3 नदियों में पानी का आयतन, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, उन्होंने कहा 15 दिन में जो घाटी में वर्षा हुई है वो पानी 3 नदियों में पानी के आयतन के समतुल्य है। तो इस पूरे आयतन को किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से। 3 × 1072 मल्टीप्लाई बाई 75/1000 इंटू 3/1000। अब आप इसकी पूरी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से भाग करेंगे तो आपका आंसर तो जो आएगा वो लगभग इसके समतुल्य होगा। देखिए ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आएगा और नीचे 1000 इंटू 1000 ये लिखा ही है। ये 2 जीरो यहाँ से कट गए, अब बचेगा 7236/3 जीरो और 1 जीरो तो डायरेक्ट लिख दो 1 2 3 4 जीरो। 4 जीरो कटेंगे तो यहाँ 0.4 अंक बाद लगेगा। 0.7236 किलोमीटर क्यूब। अब आपको कोई एग्जैक्ट बराबर नहीं आया, उसमें भी ये लिखा था कि एग्जैक्ट बराबर के लिए लिखा ही नहीं था। उसमें लिखा था कि 15 दिनों में घाटी में पानी का आयतन 3 नदियों में पानी के आयतन के समतुल्य होगा। देख लीजिए लिखा है ना, समतुल्य मतलब लगभग बराबर होगा। अब आप देखो ये दोनों वैल्यूज लगभग कैसी हैं, बराबर हैं, क्योंकि अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट तक देखें तो ये सेम है 0.72 किलोमीटर क्यूब, और यहाँ भी अगर 2 डिजिट तक देखें तो 0.72 किलोमीटर क्यूब। तो यहाँ लिखोगे लास्ट में, यहाँ इक्वेशन 1 बनाना, 2 बनाना, लिखना समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि 15 दिनों में घाटी में पानी का आयतन 3 नदियों में पानी के आयतन के समतुल्य होगा। ठीक है, स्टॉप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक टंकी है जिसके आंतरिक मापन, तो लिखते चलें साथ साथ, टंकी का आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 120 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 110 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब एक टंकी है जिसकी लंबाई इतनी, अंदर से, बाहर से नहीं, बाहर से थोड़ा चौड़ाई होती है उसकी तो जुड़ जाती है। तो टंकी की लंबाई इतनी है अंदर से, चौड़ाई इतनी है और गहराई इतनी है या ऊंचाई इतनी है। जैसे मान लो आप एक टंकी में बैठे हो, इमेजिन कर लो, और इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और गहराई इतनी है। सुनिए आगे, इसमें 1,29,600 घन सेंटीमीटर पानी आता है। तो एक काम करो, यहीं पर पहले टंकी का आयतन निकाल लो। टंकी का आयतन फॉर्मूला होता है LBH। L कितना 150 मल्टीप्लाई बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 110 और सेंटीमीटर 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 3 बार आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसकी हम लोग गुणा कर लेते हैं।
तो 0 0 ये गुणा ऐसे ही हो जाएगी, 2 बार 0 आ गया और 15 दूनी 30 का 0, 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 एकम 15, 3 18 मल्टीप्लाई बाई 110 गुणा, एक बार आप लोग भी देख लेना भाई, और 3 0 और 1 0, कितने जीरो होगा आपकी बार, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 4 0 सेंटीमीटर क्यूब में लिखा ही है। इसकी मल्टीप्लाई करें, 11 8 88 के 8 हासिल लगेंगे 8 और 11 एकम 11 और 8 19। तो कितना हुआ, इसको एक बार पढ़ लें हम लोग कम से कम, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 19,80,000 घन सेंटीमीटर टंकी का आयतन है। फिर से सुनो, टंकी का आयतन कैसे निकला, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सवाल नहीं पढ़ा हमने, टंकी का आयतन निकाल लिया, लंबाई इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी, ऊंचाई इतनी थी, गुणा करी तो 19,80,000 घन सेंटीमीटर टंकी का आयतन है। आगे बढ़ते हैं। इस टंकी में लेकिन पानी नहीं है पूरा, टंकी जो है, जैसे टंकी है मान लो, ये रूम टंकी है मान लो, इस रूम में टंकी का आयतन तो ज़्यादा है लेकिन पानी थोड़ा कम है इसमें। कितना है पानी, पढ़िए, यहां लिखेंगे टंकी में पानी का आयतन, टंकी में भरे पानी का आयतन, कितना पानी है बताऊं, टंकी में भरे पानी का आयतन है 1,29,600, 1,29,600 घन सेंटीमीटर। इतना टंकी में पानी भरा है। अब टंकी में खाली भाग कितना है, टंकी में खाली भाग का आयतन, अब टंकी में 2 हिस्से हो रहे हैं बेटा, जैसे ये टंकी है, इसमें पूरा आयतन निकाला, हमें पता है कि इतना इतना मान लो पानी भरा हुआ है, तो ऊपर हिस्सा खाली है। खाली कितना कैसे पता करोगे, टोटल आयतन में से इसको क्या करोगे, घटा दोगे। 19,80,000 घन सेंटीमीटर में 1,29,600 घटा दोगे, तो घटा के बताओ कितना आएगा। तो ऐसे घटा लिया जाए सीधे, 0 में 0 जाएगा 0, फिर 0 में 0 जाएगा 0, यहाँ देखिए 3 बाद 10 में से 6 जाएंगे तो 4, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा 0, फिर यहाँ बचेगा कितना 7, और 7 में से 2 जाएगा 5, और 9 में से 1 जाएगा 8 और 1 ये, तो कितना आया 19,80,000 में 1 लाख समथिंग बचेगा, तो 18 लाख बचेगा। ठीक है, 18,50,400 घन सेंटीमीटर ये टंकी में खाली भाग का आयतन आ गया। एक बार फिर से पूरी कहानी समझ लीजिए, अभी तक हमने इस सवाल में क्या किया। पहले तो टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी, हमने गुणा करी तो टंकी में पानी का टंकी का आयतन आ गया, टोटल पूरी टंकी का आयतन। टंकी में इतना पानी भरा है, ठीक है भाई, तो टंकी के आयतन में से उसमें भरे पानी का आयतन घटाएंगे तो टंकी में खाली भाग का आयतन आ गया। अब आगे पढ़िए करना क्या है, अभी तक हम लोगों ने पूरा सवाल नहीं पढ़ा है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी ऊपर तक भर ना जाए। क्या कर रहे हैं सुनो ध्यान से, इस टंकी में हमने ईंट डालना शुरू करी, लेकिन ईंट में कुछ छेद हैं जिसके कारण वो ईंट जो है वो पानी सोख लेगी। लिखा है उसमें प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेती है। ईंट ऐसी नहीं है कि ईंट डालो और पानी ना सोखे, जैसे ईंट डाली ईंट क्या करेगी, पानी सोख लेगी। ठीक है, तब जब वो पानी सोख ले, कितना पानी सोख लेती, अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। मतलब मान लो एक ईंट का आयतन 100 है तो 100 गुणे 1/17 पानी कहाँ चला गया, ईंट में। ईंट में छेद हैं ऐसे। आगे पढ़िए जरा, एक ईंट की माप दे रखी है, अभी देख लेंगे क्या दी है। तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें से पानी बाहर ना बहे। अभी तक ये सवाल ऐसे लगते थे, अगर ये पानी ना सोखती तो क्या होता। थोड़ी देर के लिए सवाल चेंज करते हैं, हम कह रहे हैं पानी नहीं सोखती है, तब टंकी में डाली गई ईंटों का आयतन बराबर खाली भाग का आयतन। जितना भाग इसमें खाली होगा उतने आयतन की तो ईंट अंदर आएगी। बताओ आप, जैसे ये टंकी है इसमें इतना इतना पानी भरा है और टंकी जो है, जो ईंटें हैं वो पानी नहीं सोखती हैं।
अच्छा, पानी कैसे ऊपर पहुंच जाएगा? ईंट डालोगे, ईंट धीरे धीरे नीचे इकट्ठा होती चली जाएगी, पानी ऊपर उठता चला जाएगा। लेकिन पानी ईंट हमें तब तक डालनी है कि पानी ऊपर बहे ना, बस ऊपर तक पहुंच जाए। तो अभी तक ये सवाल ऐसे लगता था, मान लो हम करें x ईंटें डालनी पड़ेंगी, हमने मान लिया कितनी ईंटें डालनी पड़ेंगी? x ईंटें। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, x ईंटों का आयतन, x ईंटों का आयतन, मान लो x ईंटें डालनी पड़ेंगी, तो x ईंटों का आयतन किसके बराबर होगा? टंकी में खाली भाग का आयतन। ये अभी पूरी तरीके से सही नहीं है, टंकी में खाली भाग का, ये तब सही होता, यहां ध्यान से एक बात समझना, यही मेन लाइन लिख रहे हैं, x ईंटों का आयतन बराबर टंकी में खाली भाग का आयतन। मतलब मान लो आपने 10 ईंट डाली, 10 ईंटें अगर उसमें आती, इसका मतलब 10 ईंटों का जो आयतन है उतना ही भाग उसमें खाली था। भाई जितनी जगह खाली होगी उतनी तो ईंट अंदर डाल पाओगे। तो अगर टंकी में खाली भाग का आयतन 10 ईंटों के आयतन के बराबर है तो 10 ईंटें आ जाएंगी। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, यहाँ ईंट पानी सोख भी रही है, तो इधर एक बात और लिखनी पड़ेगी, x ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन। सोखे गए क्या लिखा जाता है? x ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन, वो भी तो जुड़ेगा। ये तब नहीं जुड़ता अगर ईंटें पानी नहीं सोखती। ये बात समझ में आई? फिर से समझ लीजिए, जैसे आपने 10 ईंटें डाली तो जितनी जगह उसमें होगी उतनी तो ईंट डालोगे, सीधी बात है। टंकी में खाली भाग का आयतन ईंटों के आयतन के बराबर होता अगर ईंटें पानी नहीं सोखती। लेकिन आपने 10 ईंटें डाली तो 10 ईंटें पानी भी तो सोख रही हैं, तो उन ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन और खाली भाग का आयतन ही ईंटों के आयतन के बराबर होगा। बस सीधी बात है। क्या हमने कहा? फिर सुन लो, टंकी में खाली भाग का आयतन, जितनी जगह उसमें खाली है, और जितना पानी वो सोखेंगी, उन दोनों का आयतन जोड़ लो, वही x ईंटों का आयतन होगा। तो पहले हम एक ईंट का आयतन निकाल लें, लिखेंगे एक ईंट का आयतन। ईंट का आयतन किस फार्मूले से निकलेगा? LBH से ही निकलेगा। ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, एक बार देखना पड़ेगा, देख लीजिए क्या है। एक ईंट की माप है 22.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5 एंड मल्टीप्लाई बाई 6.5। इसकी अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके बताइए इसको। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक ईंट का आयतन ये है, तो अब एक ईंट द्वारा सोखे गए पानी का आयतन निकाल लो। एक ईंट द्वारा सोखे गए पानी का आयतन। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। 1/17 मतलब 1/17 से गुणा कर दो, 1/17 गुणे 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है, तो आयतन को 1/17 से डिवाइड कर दो, उतना पानी सोख लेती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। x ईंटों का आयतन, एक ईंट का आयतन हमें पता है, तो x ईंटों का आयतन कैसे निकलेगा? x से मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई बाई 1096.875 बराबर, टंकी में खाली भाग का आयतन हम निकाल चुके हैं। टंकी में खाली भाग का आयतन कितना है? 18, 50, 400 प्लस x ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन। देखो, एक ईंट द्वारा सोखे गए पानी का आयतन इतना, तो x ईंट द्वारा, x से यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ भी x से गुणा होगी, x/17 गुणे 1096.875। ठीक है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दी। एक ईंट द्वारा सोखे गए पानी का आयतन इतना, इसलिए अगर x ईंटें हैं तो यहाँ पे x से गुणा हो जाएंगे।
अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इधर ले आओ, इसमें से इतनी वैल्यू पूरी क्या हो जा रही है, कॉमन। ध्यान से देखना, ये पूरी वैल्यू दोनों तरफ कॉमन हो जा रही है, तो कॉमन ले लेते हैं। क्या है, 1096.875 x हमने कॉमन ले लिया। देखो जब ये पूरी वैल्यू कॉमन ले ली यहाँ से, तो यहाँ बचा कितना, 1। पूरी वैल्यू कॉमन ली तो बचा 1, ये पूरी वैल्यू कॉमन ली तो बचा 1/17, लेकिन इधर आएगा तो -1/17। ध्यान देना फिर से, ये पूरी वैल्यू कॉमन ली तो यहाँ पर क्या बचा, 1। ये पूरी वैल्यू कॉमन ली तो 1/17, लेकिन इधर आया तो -1/17। यहाँ क्या है, 18, 50, 400। फिर 1096.875 x, 17 एकम 17, 17 में से 1 गया, 16/17 बराबर 18, 50, 400। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या होगी, 17 उधर गुणा करेगा, 18, 50, 400 मल्टीप्लाई बाई 17, 17 से उधर गुणा, और ये सब बटे में जाएगा, 16 बटे में जाएगा, ये भी बटे में जाएगा, 1096.875। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 1792.41, या लगभग में कह सकते हैं 1792, ब्रैकेट में लिखोगे लगभग, तो यहाँ लिखोगे अतः 1792 ईंटें टंकी में डाली जाएं तो टंकी में पानी ऊपर तक आ जाएगा। 0.41 नहीं लिखेंगे, लगभग में ईंट पूरी लिखोगे ना, तो टंकी में कितनी ईंटें डाली जाएं, 1792। अच्छा यहाँ ऊपर ये लिख लेना, माना टंकी में x ईंटें डाली जाएं। एक बार हम फिर से ये बात क्लियर कर दें, अगर टंकी में जो ईंटें आपने डाली हैं वो पानी नहीं सोख रही होती, तो आप सिर्फ इतना लिखते कि टंकी में खाली भाग का आयतन बराबर डाली गई ईंटों का आयतन। टंकी में खाली भाग का जितनी जगह उसमें खाली होगी उतने ही आयतन की ईंटें आप उसमें डाल पाओगे। लेकिन इसमें चूंकि पानी भी सोख रही ईंट है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ा x ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन। भी कराएंगे स्टार्ट। देखो पहले 19वां देख लो, फिर 20वां बताएंगे। 3 mm व्यास वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन है, और इस बेलन की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। इस बेलन की जो लंबाई है वो, सब बच्चे ध्यान से समझो, इस बेलन की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर व्यास है। आगे पढ़ते हैं। इस बेलन पर 3 mm वाला तांबे के तार है। तार का व्यास लिख लो, यहां पे एक तार है कोई, उस तार का जो व्यास है वो कितना है, 3 mm है, 3 मिलीमीटर है भैया। ये कह रहे हैं कि वो जो तार है वो इस प्रकार लपेटा जाता है, इस पर लपेटना शुरू किया कि वो इसके वक्र पृष्ठ को पूरी तरीके से ढक लेता है। ये इसका वक्र पृष्ठ होता है, तो इस पर एक तार हमने लपेटना शुरू किया कि वो इसके वक्र पृष्ठ को ढक लेता है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा तार की लंबाई ज्ञात करो, आगे की बातें बाद में करेंगे। पहली चीज जो पूछी गई वो पूछी गई तार की लंबाई। आप लोग एक बार क्वेश्चन ध्यान से पहले समझिए क्या कह रहा है। एक बेलन है, मान लो ये बेलन ही, ये बेलन है, सीधी बात है। इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है। इस पर हमने एक तार लपेटना शुरू किया जिसका व्यास 3 mm है और इसके वक्र पृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। एक तार हमने लपेटना शुरू किया ऐसे ऐसे, और जो इसके वक्र पृष्ठ को पूरी तरीके से क्या करता है, ढक लेता है। अब बात यह है कि हमें उस तार की लंबाई चाहिए, उस तार की लंबाई चाहिए। बस दो चीज़ें पता चल जाएं तो तार की लंबाई आ जाएगी। एक तो कितने राउंड लगेंगे, कितने फेरे लगेंगे, कितने फेरे लगेंगे, एक फेरे में चलेगा कितना तार, एक फेरे में चलेगा वो 2πr चलेगा,
भाई आप बताओ, एक बार आप तार इसमें लपेटोगे वो इसकी परिधि के बराबर ही तो होगा, और इसकी जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2πr। आर इसमें बेलन की रखी जाएगी यानी 5, बेलन की आर कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो परिधि है वो 2πr हो जाएगी। तो इसमें कितने फेरे लगेंगे, कितने राउंड लगेंगे पता करते हैं। एक बार जब वो घूमेगा तो 3 mm ढक लेगा। कितने mm ढकेगा 3 mm। पहले तो इसको सेंटीमीटर में कर लो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 से भाग करते हैं भाई, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, हाँ 10 का अंतर रहता है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करें तो 10 से भाग कर देंगे, 3/10 सेंटीमीटर ये व्यास है, या इसको कह लो 0 काट दो तो 0.3 सेंटीमीटर, या ऐसे ही लिखो 3/10 सेंटीमीटर लिख लो, क्यों दशमलव करोगे। तो जब वो एक बार घूमेगा उसका व्यास, जो तार हम इस पर लपेट रहे हैं उसका व्यास 3/10 है, तो जब वो एक बार घूमेगा तो 3/10 दूरी तय कर लेगा। तो कितने राउंड में पूरा ढक लेगा, कैसे निकालेंगे। तो फेरों की संख्या, कितने फेरे लगेंगे ये निकालने के लिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे ये 12 सेंटीमीटर है, मान लो हम एक रस्सी से इसे बांध रहे हैं और रस्सी 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है 2, तो कितने फेरे लगेंगे ये पता करने के लिए 12 को उसके व्यास से भाग कर दो 2 से, 2 छंग 12, 6 फेरे लगेंगे। नई बात समझे, फिर समझो, ये 12 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी रस्सी आप घुमा रहे हो, तो एक बार घुमा 2 सेंटीमीटर ढक लिया, तो कितनी बार में पूरा ढक लेगा 6 बार में, 2 छंग 12, यानी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सीधी बात है। तो फेरों की संख्या निकालने के लिए टोटल जो लेंथ है 12, उसको तार के व्यास से भाग करना पड़ेगा 3/10 से। तो बताइए कितना आएगा, 3 चक्कू 12, 10 ऊपर जाएगा, 10 चक्कू 40, यानी कितने फेरे लगेंगे 40 फेरे लगेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ऐसे समझो, अगर मान लो एक इसमें हम तार लपेटते जिसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती, तो कितनी बार में ढक लेता, 3 चक्कू 12, 4 बार में 3 घटक ढकता, फिर 3, फिर 3 और फिर 3, 12 हो जाता है 4 फेरों में। तो हमें तार के व्यास से इसकी लंबाई को भाग करना है, फेरों की संख्या आ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, एक फेरे में तार की लंबाई, एक फेरे में तार की लंबाई होती है 2πr। भाई जितनी इसकी परिधि उतना ही तो घूमेगा। रेडियस कितनी है बताओ, रेडियस है 5 और 2 पंचे 10, 10 पाई सेंटीमीटर। लेकिन टोटल फेरे हैं कितने, 40 फेरे। 40 फेरों में तार की लंबाई, यानी तार की कुल लंबाई ये पता करने जा रहे हैं। एक फेरे में अगर इतना, तो 40 फेरों में 40 से गुणा कर दो, 40 गुणे 10 पाई, तो 4 एकम 4, 400 पाई। पाई कितना 3.14, 2 जीरो लिख लो, 4 चक्कू 16 के 6, यहाँ से लगा 1, 4 एकम 4, 1 5, 4 3 12, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, ये कट गया क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। 1256 सेंटीमीटर, किसमें था, सेंटीमीटर में। चेक कर लीजिए, तार की लंबाई इतनी आ रही होगी। एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया। अभी एक और बात पूछी है, आगे इन्होंने पूछा इसका द्रव्यमान भी निकालो, ये मानते हुए कि तांबे का घनत्व तो इतना है। ठीक है, तो पहले इसका हम आयतन निकालेंगे, तार का आयतन। अच्छा, जो तार होता है बेलन ही तो होता है। आप बताओ, जैसे जो तार होता है, जो तार आप इस पर लपेटोगे वो है तो बेलन के रूप का ही। तो तार का आयतन जानते हैं किससे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से। पाई कितना 22/7। रेडियस तार की रखोगे, नहीं 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 बेटा, वो तो बेलन की रेडियस है ना। तार का आयतन निकालोगे, तार की रेडियस रखोगे। तार का व्यास 3/10 है, त्रिज्या हो जाएगी 3/20, इसे 2 से भाग करोगे ना, तो 3/20 का वर्ग। भाई इसमें 2 से और भाग करो क्योंकि ये व्यास है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 2 से भाग करोगे 3/20। और हाइट का मतलब उस तार की लंबाई। भाई वो तार बराबर घूमता गया, वही तो उसकी ऊंचाई हो गई, यानी लंबाई। तार की लंबाई कितनी थी टोटल पूरा घूमने में, 1256। ये आएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। अभी इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें निकालना है तार का द्रव्यमान। घनत्व उसका दिया हुआ है कितना, देखिए जरा सब लोग ध्यान दीजिए। तांबे का घनत्व दिया है, तांबे का घनत्व क्या दिया है
बताइए तांबे का घनत्व दिया है 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये होता है एक घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान इतना है, इसलिए इतने घन सेंटीमीटर का कितना होगा, इससे उसमें क्या कर दो, गुणा करा दो। तो लिखेंगे तार का द्रव्यमान, वैसे भी एक सूत्र पड़ा हुआ, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, एक फार्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना है 22/7, इसे 2 बार लिख लो, गुणे 3/20 गुणे 3/20 गुणे 1256, आयतन गुणे घनत्व, घनत्व कितना है 8.88, और ये आएगा किसमें, ग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन ऊपर से ले लिया, घनत्व सवाल में दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।